नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो बेहद खास है हमारे पड़ोसी देश की। बांग्लादेश में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और वहां पर जो जनता है, वहां की आवाम ने एक लोकतांत्रिक पार्टी को प्रचंड जीत दी है, प्रचंड बहुमत दिया है, जिसका नाम है बीएनपी। इस जीत के मायने क्या है? क्योंकि हमने देखा है पिछले 18 महीने में जो बांग्लादेश के हालात थे वो किस तरीके से कट्टरपंथ के हाथ में चले गए थे और वहां पर किस तरीके की घटनाएं हुई हैं। एट्रोसिटी हुई भारतीय हिंदुओं के खिलाफ और तमाम भी माइनॉरिटीज के खिलाफ। वहां पर हमने देखा कि माहौल बहुत खराब किया गया। अब जबकि वहां पर एक लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनी है, उसके मायने क्या है जीत के, हम समझेंगे। एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश गोयल सर हैं, जो कि एमईए में सेक्रेटरी रहे हैं और कई देशों में एम्बेसडर रहे हैं भारत की तरफ से। सुरेश सर, आपका बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार। सुरेश सर, हमने देखा कि बांग्लादेश में पिछले 18 महीनों में जिस तरह के हालात बने हुए थे वो क्या थे, सबने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। अभी वहां पर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं। बांग्लादेश की पार्टी जो की है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, जिसको हम जानते हैं, तारिक रहमान उसके चुने गए नेता हैं। किस तरह देखते हैं आप आने वाले समय में, और भारत के रिश्ते अब क्या किस दिशा में जाएंगे? क्या सुधरने का कोशिश की जाएगी या फिर आपको लगता है कि उसी ट्रैक पर चलेंगे जो जिस तरीके से मोहम्मद यूसुफ ने चलाया है और जमीयत का सपोर्ट रहा उनको, हालांकि जमीयत को काफी मुखी खानी पड़ी है। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या क्या पड़ने वाला है भारतीय राजनीति पर सर इसका? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये चुनाव के बाद में बांग्लादेश की जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है और बांग्लादेश के जो संबंध है, खासतौर पर भारत के साथ में और जो बाकी देश है, उनमें कहीं ना कहीं फर्क जरूर आएगा। हम्म। उसकी वजह साफ है। मोहम्मद यूनुस के आने के बाद में जिसके और जो अटकलें लगाई जा रही थी हम्म। कि मोहम्मद यूनुस, जब ये शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे एक खास मुल्क का हाथ रहा है जो हम्म। कि वहां अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहता था। हम्म। और उसके लिए उन्होंने शेख हसीना जो है, जो मना करती रही, नहीं मान रही थी, तो हम्म। उसको हटाने के लिए रास्ता बना। और मोहम्मद यूनुस उससे पहले उस मुल्क में काफी अरसे से रह भी रहे थे, जी। सब जानते हैं। हम्म। वो इतना क्लोज रहे हैं यूएस से। तो अटकलें लगाई जा रही थी, कहना बहुत मुश्किल है कि सही क्या है कि गलत हम्म। क्या है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के आने के बाद हम सबने देखा कि जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स है उसमें काफी बदलाव आया। बिल्कुल। एक तरह जो जमायत इस्लामी का टाइप के जो एलिमेंट्स है, जो हम्म। फंडामेंटल एलिमेंट हैं, वो हम्म। कब उनके मजबूत हो गए। माइनॉरिटीज के साथ में काफी घटनाएं भी घटी, बिल्कुल। मारने की। हम्म। और खास तौर पर भारत के रिश्तों में काफी तलखी आई, क्योंकि भारत को शेख हसीना से काफी क्लोज करके देखा जा रहा था। और बिल्कुल। इसीलिए शेख हसीना के साथ साथ भारत से भी उनके जो संबंध है उसके हम्म। बारे में तलखी थी। एक ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि भारत जो है शेख हसीना को चाहता है, उसके साथ में रहना चाहता है। हम्म। अ, इसके बाद में हमने कहा भी, और ये सही भी कहा कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी के जो इलेक्शंस हैं वो हम्म। फेयर हो, फ्री होने चाहिए। और बिल्कुल। इंक्लूसिव होने का लोगों ने अर्थ कुछ और भी लगाया है ये। हम्म। लेकिन इंक्लूसिव का मतलब ये है कि जो बांग्लादेश के नागरिक हैं, वो जी। सभी नागरिक में बिना किसी भेदभाव के, बिना हम्म। किसी के उसमें हिस्सा ले पाए। इसके बाद में उसमें तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को जी। 211 सीटों पर उनको जो सक्सेस मिली है, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल साफ जाहिर है कि जो बांग्लादेश की जनता है उनको, एक जो इलेक्शंस हुए हैं फ्री थे, फेयर थे इलेक्शंस, उसमें उन्होंने तारिक रहमान की पार्टी को चुना है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि तारिक रहमान ने ये जरूर कहा है कि अ, इंडिया को कोई ऐसे नेबरहुड प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, हम्म। लेकिन वो भी इंडिया से अच्छे रिश्ते रखने के लिए उत्सुक है। उत्सुक कभी है, कुछ भी। बिल्कुल। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉल किया, अब मैसेज भेजा उनको, तारिक बिल्कुल। रहमान को, बिल्कुल। हम्म। भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंधों के लिए। हम्म। तो मुझे तो लगता है कि कम से कम दोनों तरफ से कोशिश ये बरकरार की बिल्कुल की जाएगी कि हम्म। ये रिश्ते बने दोनों के बीच में। कि हम्म। उन दोनों के थोड़े से टकराव की स्थिति आ गई थी, कोशिश पूरी की जाएगी। पूरी की जाएगी। और ये काफी हद तक रिश्ते सुधरेंगे।
लेकिन जो है बिल्कुल, क्योंकि सर जरूरतें दोनों देशों को है सर, देखा जाए तो भारत को भी जरूरत बांग्लादेश की, और बांग्लादेश को कहीं ज्यादा जरूरत भारत की है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जरूरत दोनों का, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसको ज्यादा जरूरत है, कि भारत को ज्यादा जरूरत है या बांग्लादेश को ज्यादा जरूरत है। दोनों को ही जरूरत है हमारे लिए। स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, हमारे नॉर्थ स्टेट्स की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, म्यांमार से जो रोहिंग्यास आ रहे थे उनको हम्म। देखते हुए, तो पूरा देखते हुए हमारे लिए भी बांग्लादेश काफी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो है। अगर बाकी मुल्क इंटरवीन करके हमारे लिए कुछ दिक्कत हम्म। खड़ी कर सकते, दिक्कत होती है। तो दोनों को जरूरत है ये। दोनों जी। की जरूरत है। सुरेश सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से जो बांग्लादेश की आवाम है उन्होंने कट्टरपंथी ताकतों को कहीं ना कहीं आईना दिखाया है, क्योंकि हमने देखा जमीयत इस्लामी जिस तरीके से वहां पर लगातार भारत विरोधी एजेंडा चला रही थी और भारत के खिलाफ बातें कर रही थी, कट्टरपंथ को छोड़ते हुए आवाम ने एक लोकतांत्रिक पार्टी को चुना है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश साफ दे दिया है कि बांग्लादेश के लोगों ने कि हम लोग जो लोकतांत्रिक पार्टी है उसको चुनना चाहते हैं। भले ही इस वक्त अवामी लीग ने चुनाव नहीं लड़ा सर इस बार, लेकिन बीएनपी को कहीं ना कहीं उन्होंने सब पूरी तरीके से सपोर्ट किया और कट्टरपंथ को कहीं ना कहीं आईना दिखाया है कि नहीं, देश कट्टरपंथ से आगे नहीं चलेगा, लोकतांत्रिक तरीकों से आगे चलेगा, और उसका उदाहरण भी है सर ये मेरे ख्याल से। आप सही कह रहे हैं कि एक तरह से बीएनपी को 211 सीटें दे करके हम्म। ये तो मैसेज गया है कि जो बांग्लादेश का अवाम है वो कट्टरपंथी रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं। जमात इस्लामी को 60 से ज्यादा सीटें मिली हैं। हम्म। हालांकि काफी, 60 सीटें कोई कम नहीं होती हैं ये। कम नहीं है तो बिल्कुल। ना कहीं जमात इस्लामी को पसंद करने वाले लोग बांग्लादेश में हैं। हम्म। इसके अलावा देखेंगे जो सीट वगैरह जहाँ जमात इस्लामी को मिली है वो हम्म। सारे बॉर्डर, ज्यादातर इंडिया के बॉर्डर पर और रंगपुरी में है ये। हम्म। तो वहां पर जमात इस्लामी का इतना रसूख है भारत के बॉर्डर पर, तो बिल्कुल। दिक्कत तो, लेकिन हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। हम इसको हम्म। ये नहीं कह सकते खतरा नहीं है। खतरा हम्म। है, सावधान रहना होगा, लेकिन संदेश साफ है जी। संदेश साफ है। सुरेश सर, क्योंकि आपने सर डिप्लोमेसी को बहुत करीब से देखा है, हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में स्थिति थी ठीक नहीं थी, लेकिन अब जब स्थिति सुधरने के हालात नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, चीन और इंडिया के कैसे संबंध रहेंगे सर बांग्लादेश के साथ? क्योंकि भारत के साथ तो देखिए वो चाहता है कि सुधरे संबंध, लेकिन चाइना का रोल कैसा रहने देखते हैं आप, और पाकिस्तान का रोल किस तरह देखते हैं बांग्लादेश के इलेक्शन में सर? देखिए, ऐसा है कि जो दो मुल्क हैं, हम्म। चीन और यूएसए, जी। यूएसए दोनों ही बांग्लादेश में काफी बड़ा उनका इन्फ्लुएंस रहेगा, हम्म। इसमें शक की बात नहीं है। हम्म। शेख के टाइम पर भी चीन ने बांग्लादेश में चिटगांव पोर्ट के ऊपर काम बिल्कुल। शुरू किया। हम्म। और वो चाहते हैं कि बे ऑफ बंगाल में उनका इन्फ्लुएंस रहे। हम्म। ईस्ट एशिया, मलक्का स्टेट्स, इसमें कनेक्टिविटी में चाइना को भी इंटरेस्ट है। चाइना और यूएसए का वहां पर इन्फ्लुएंस रहेगा। और हम्म। हमारे लिए मेन दिक्कतें, जहां तक मैं समझता हूँ, वो रहेंगी चाइना और यूएसए के साथ में, क्योंकि एक कंपीटिंग इन्फ्लुएंस आ जाएंगे वहां पे ये। हम्म। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप, पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। हम्म। खासतौर पर जो ये अलगाव ताकतें, एक्सट्रीमिस्ट ताकतें, उनसे हम्म। मिलकर, कि पाकिस्तान का आईएसआई, कि उसका अपना वहां पर असर बना रहे। हम्म। लेकिन जैसे तो बताया कि बांग्लादेश के अवाम ने मैसेज दे दिया है कि बिल्कुल। उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं समझता हूं कि शायद उनको दिक्कत होगी इस मामले में। तो हम्म। पाकिस्तान से वो अपना एक पाथ रिडिफाइन करें कि किस तरह से संबंध बनाने हैं। और हम्म। जब तक वो, मेरे को लगता है कि दिक्कतें रहेंगी, हम्म। लेकिन चीन और यूएसए से हमको एक कॉम्पिटिंग इंफ्लुएंस रहेगा, जिसके बारे में हमको आगे अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सर, जी। आपने कहा कि पाकिस्तान क्योंकि कट्टरपंथी ताकतों को वहां पे बढ़ावा दे रहा था, और जिस जमीयत का सर आपने जिक्र किया कि जो बॉर्डर के इलाके हैं सर उनमें उनको सीटें मिली हैं काफी, कहीं ना कहीं उनका जो है वर्चस्व वहां पर रहेगा। तो ऐसे लगता है कि भारत के लिए आने वाले टाइम में, जैसे आप आईएसआई का जिक्र किया कि वो लगातार उनके टच में रहते हैं, मिलते रहते हैं और एजेंडा चलाते रहते हैं भारत विरोधी, क्या आने वाले टाइम में सर भारत को और सतर्कता बरतनी पड़ेगी बॉर्डर पे अपने, क्योंकि जमायत की जो ज्यादातर लोग हैं वहां पर बॉर्डर पे इलाकों में चुने गए हैं और पाकिस्तान का सपोर्ट उनको रहता है, तो कहीं ना कहीं भारत को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी सर बॉर्डर पे। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारत को सतर्क रहना होगा, हम्म। क्योंकि जमात इस्लामी का जो एक कद बढ़ा है यहाँ पर, हम्म। हम्म। उसको देखते देखते, पहले भी शेख हसीना के टाइम पर भी भारत के लिए दिक्कतें थी। वहां पर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट बिल्कुल। थे बांग्लादेश, हम्म। जो कि भारत से खड़ा कर रहे थे, तो उनको हैंडल करना पड़ता था। लेकिन वो भी नहीं चाहते हैं कि ये कट्टरपंथी ताकतें वहां पर
अपना असर डालेंगे। बिल्कुल। तो ये है कि जो बांग्लादेश की सरकार है वो भी इसको देखते हुए हम्म। हमारे साथ खड़ी रहेगी, हमारी मदद कर। और ये जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, हम्म। जो जो हमारे लिए खड़ी करते हैं, उसको उनके लिए हमारे साथ में एक कंधा मिला करके काम काम करें। करने की सर सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो तारिक रहमान चुने गए हैं सर, बीएनपी के नेता चुने गए हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे वो, और वो भी क्योंकि इस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, उनका जो राजनीतिक परिवार रहा है सर, क्या आपको लगता है कि सर जिस तरीके से अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां पर उनके ऊपर है और चीन का इन्फ्लुएंस उनके उनके ऊपर है, क्या तारिक रहमान उनकी कठपुतली बनकर रह जाएंगे, या कोई वाकई में जो एजेंडा है देश को आगे बढ़ाने का उस पर काम करेंगे, या उनके तरह अमेरिका और चाइना की कठपुतली बनकर रह जाएंगे सर, आपको लगता है? देखिए, ये जो लफ्ज है कि कठपुतली बनकर के रह जाएंगे, मेरे हम्म। ख्याल है पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं है जो हम्म। दूसरे कठपुतली बनकर के रह जाए। हम्म। उसका हर एक पॉलिटिकल लीडर का, चाहे कोई भी हो वो, और हम्म। कहीं पर, चाहे भारत में हो कहीं पर भी हो, आप पब्लिक कंजप्शन कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हम्म। कोई भी पॉलिटिकल कठपुतली बन के नहीं रह सकता है। ये जब दबाव आते हैं, हर जी। तरफ से दबाव, दबावों को बैलेंस करके कि क्या किस तरफ चलना है, हम्म। उसमें जरूरी वो डिसीजन ऐसा हो कि बिल्कुल अपनी पर्सनल डिसीजन हो, हम्म। कंप्रोमाइज नहीं है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब हम्म। तारीख कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, क्या किस तरह का डिसीजन लेंगे, कहाँ कंप्रोमाइज करेंगे, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। ये जब मैंने हम्म। कहा कि चीन अमेरिका का दबाव आएगा, इन्फ्लुएंस है उनके, वो भी चाहेंगे कि तारिक रहमान उनके हक में हम्म। फैसले ले। तो ये वाली बात है कि वो किस तरह से फैसले लेते हैं। लेकिन मुझको हम्म। जो वो ये है कि तारिक रहमान ने, जब खालिदा जिया की हालांकि तबीयत काफी खराब थी, हम्म। उन्होंने बांग्लादेश आकर के एक जो फैसला लिया कि वो यहाँ की राजनीति में हिस्सा लेंगे, इलेक्शन हिस्सा लड़ेंगे, लेंगे। ये बड़ी बड़ी करेज वाली बात थी ये। तो हम्म। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाएंगे, और जो भी हम्म। फैसला वो बांग्लादेश के हक में फैसला लेंगे। सर आपको लगता है ताज तो जरूर मिल गया उनको, लेकिन वो ताज कहीं ना कहीं कांटों से भरा ताज है सर, आपको लगता है ऐसा? सब सब देखिए, कोई कोई भी ताज ऐसा नहीं होता है कि उसमें कांटे, कहीं ना कहीं चुभन जरूर होती है। तो हाँ। चुभन तो रहेगी, वो तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। हाँ। कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, चुभन तो हम्म। होती है। तो हम्म। ये तो बड़ी आम सी चीज है। तो हम्म। वो किस तरह से झेलते हैं, कितना करते हैं, और हम्म। कहाँ वो उनको नीचे झुकना पड़ता है। आगे आगे देखिए क्या होता है, अभी से क्या बता मतलब सकते ये सर, ये इतना तो कह सकते हैं कि हाँ, उम्मीदें बहुत आवाम को रहेंगी बांग्लादेश में, क्योंकि लंबे अरसे बाद वहां पे एक लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव जीतकर आई है, और उम्मीद सब ये करेंगे कि सभी देशों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाएं, और जो बांग्लादेश पिछले 18 महीने में जो विकास की पटरी से उतर गया था, वो दोबारा से उस ट्रैक की पटरी पर आए और भारत का संबंध अच्छे बने। हालांकि सर ने जिस तरह के बताया कि दबाव जरूर रहेगा बीएनपी के नेता तारिक रहमान के पास, जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि बांग्लादेश की स्थिति सुधरे और भारत का संबंध दोबारा से पटरी पर लौटे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए सर, धन्यवाद।